माँ से बोली, माँ ये सिया है। मैंने बताया था ना आपको, केशव के बचपन की दोस्त। उस दिन एंगेजमेंट पर भी आई थी, पर कुछ जरूरी काम से इसे निकलना पड़ा। टीना की माँ मिसेस रीता मुस्कुराते हुए बोली, हेलो बेटा, कैसी हो तुम? सिया ने भी हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं अच्छी हूँ आंटी। माया सिया को ही देख रही थी। पहले तो जब उसने सिया को बात करते हुए देखा तो कुछ नहीं बोली, पर फिर जब ज्यादा देर हुई तो वो बोली, सिया अगर बातें हो गई हो तुम्हारी तो आओगी क्या तुम यहाँ? ये सुनकर सिया जल्दी से टीना से बोली, सॉरी टीना, मुझे जाना होगा, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। टीना ने कुछ नहीं कहा। सिया के जाने के बाद टीना की माँ ने उससे पूछा, टीना ये लड़की कौन है जो सिया को ऑर्डर दे रही थी? टीना मुस्कुराते हुए बोली, बॉस है इसकी। सोचो ना, ऑबरॉय फैमिली की बहू है, पर फिर भी नौकर बनकर इस लड़की के आगे पीछे घूम रही है। इसीलिए कहते हैं कि कुछ लोग ना जिंदगी भर मिडिल क्लास ही रह जाते हैं, चाहे फिर इन्हें कितनी भी दौलत क्यों ना मिल जाए। उसकी माँ ये सुनकर बोली, छोड़ो, जाने दो, हमें क्या करना है इससे, चलो हम शॉपिंग करते हैं। टीना बोली, आप जाओ, मैं अभी आती हूँ। टीना के मन में सिया के प्रति नफरत थी, क्योंकि केशव उसे नहीं सिया को पसंद करता था। वो सिया को देखते हुए बोली, ऐसा क्या है इसमें जो मुझ में नहीं है? फिर भी केशव इसके लिए पागल रहता है, पर मैं इस लड़की को अब उसकी जिंदगी में कभी नहीं आने दूंगी। टीना ने सिया को जलाने के लिए उस स्टोर के सबसे महंगे ड्रेस को उठाते हुए कहा, मॉम ये ड्रेस देखो, कैसी लग रही है, मुझे बहुत पसंद है। अब जब केशव ने मुझे अपना कार्ड दिया है तो सोच रही हूँ कि क्यों ना कुछ अच्छा लूं। रीता ने इशारे में उसे ड्रेस ले लेने को कहा। सिया टीना को ऑब्जर्व कर रही थी, उसकी हरकतें उसे थोड़ी अजीब लग रही थी। टीना ने जैसे ही उस ड्रेस को वहां से एक लेडी स्टाफ को निकालने को कहा, वह माया पहुंच गई। माया तुरंत उस स्टाफ से बोली, ये ड्रेस मुझे पसंद है, इसीलिए आप ये ड्रेस मेरे लिए निकलवाइए। ये सुनकर टीना बोली, एक्सक्यूज मी, आप कोई और ड्रेस देख लो, इस ड्रेस को पहले मैंने पसंद किया है। माया ने टीना की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो स्टाफ की ड्रेस को निकलते ही उससे लेकर सिया से बोली, सिया मुझे लगता है कि ये ड्रेस तुम पर अच्छी लगेगी, जाओ इसे पहनकर आओ। जब सिया और टीना बात कर रहे थे तो माया ने उनकी बात सुन ली। वो समझ गई थी कि टीना सिया के सामने शो ऑफ कर रही है, इसीलिए वो उसे सबक सिखाना चाहती थी। सिया माया के ऐसा करने पर हैरान हो गई थी। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि टीना माया पर चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या, ये ड्रेस मैंने पसंद की है। पर माया ने फिर से उसे इग्नोर कर दिया और सिया की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या सिया, जाओ अंदर जाकर ड्रेस को ट्राई करो। सिया हिचकिचाते हुए बोली, मैं कैसे ले सकती हूँ ये? उसकी बात सुनकर माया वहीं सोफे पर बैठते हुए बोली, क्यों नहीं ले सकती? मुझे लगता है कि ये ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। पिंक ड्रेस उन लोगों पर अच्छी नहीं लगती जिनका स्किन कलर डार्क हो, पर यह बात सबको समझ आए तब ना। टीना का कलर सिया से थोड़ा डल था, इसीलिए जानबूझकर माया ने उसे पोक कर रही थी। सिया भी उसके ऐसा करने से शॉक थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माया ऐसा क्यों कर रही है। वहीं टीना ने जब माया की बात सुनी तो वो गुस्से से पागल हो गई। वो एटीट्यूड से बोली, तुम किसकी स्किन के बारे में बात कर रही हो? सिया माया के गुस्से को अच्छे से जानती थी। जब उसने टीना को उससे इस तरह से बात करते हुए देखा तो वो परेशान हो गई। वो नहीं चाहती थी कि उन दोनों के बीच कोई बहस हो। वो जल्दी से टीना के पास गई और उससे बोली, तुम गलत समझ रही हो टीना, मैम तो बस ऐसे ही मुझसे कह रही थी, मुझे लगता है ये मेरे बारे में कह रही थी। सिया की बात सुनकर माया को हंसी आ गई। वो हंसते हुए बोली, मैं तुम्हारे बारे में क्यों कहूंगी सिया, तुम तो काफी फेयर हो, मेकअप नहीं करती कभी तुम, फिर भी तुम्हारा स्किन इतना ग्लो करता है। पर कुछ लोगों का तो बिना पाउडर और मेकअप के बिना काम ही नहीं चलता। अपने स्किन कलर को छिपाने के लिए पूरा दिन मेकअप बॉक्स बनकर घूमते रहते हैं। जैसे ही टीना ने माया की बात सुनी उसे गुस्सा आ गया और उसने सिया को धक्का दे दिया। सिया ने खुद को संभाल लिया, वरना वो गिर जाती। मिसेस लूथरा कब से अपनी बेटी की बेइज्जती बर्दाश्त कर रही थी। अपने गुस्से को कंट्रोल करना उनके लिए मुश्किल हो गया था। वो माया से बोली, तुम्हारे कपड़े देखकर लग रहा है कि तुम अच्छी फैमिली से हो, पर जरा से भी मैनर्स नहीं है तुम्हारे अंदर। माया ये सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, ओह आंटी, आप मेरे मैनर्स को छोड़िए, आप अपनी बेटी को देखिए। अभी उसने सिया को धक्का दिया है, मैंने नहीं। खुद की बेटी को तो कुछ सिखाया नहीं आपने और आप मुझे ज्ञान दे रही हैं। मैं तो आप जैसे लोगों से बात भी नहीं करना चाहती, क्योंकि जरा भी तमीज नहीं है आप लोगों को। टीना चिल्लाते हुए बोली, देखो, तुम जो भी हो अपनी हद में रहकर बात करो। अगर मेरी मॉम से इस तरह से बात की तुमने तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। माया अपने हाथ बांधकर टीना को घूरते हुए बोली, मेरी हद के बारे में बात मत करो तुम। माया मलिक हूँ मैं, जिसे हद पार करना बहुत पसंद है, इसीलिए मेरा दिमाग मत खराब करो। ये ड्रेस मैं ले रही, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए कि मेरा वक्त बर्बाद ना करो।
टीना ने फिर कहा, पर ये ड्रेस पहले मैंने पसंद की है और मैं इसे लेकर रहूंगी। फिर टीना उस स्टाफ से बोली, आप ये ड्रेस मुझे दीजिए। लेकिन वो स्टाफ सर झुकाकर बोली, सॉरी मैम, ये ड्रेस मैं आपको नहीं दे सकती। मैम ने उसे ले लिया है, इसीलिए आप प्लीज अपने लिए कोई और ड्रेस देख लीजिए। माया ने टीना को इग्नोर कर दिया और कहा, तुम खड़ी होकर क्या देख रही हो? सुना नहीं मैंने क्या कहा तुमसे? सिया असमंजस में पड़ी हुई थी। वो टीना से उलझना नहीं चाहती थी, पर माया को भी नहीं कह सकती थी कुछ। इसीलिए वो ड्रेस लेकर वहां से जाने लगी, लेकिन टीना ने उसके हाथ से ड्रेस छीन ली। उसके इस एक्शन से सिया हैरान रह गई। टीना ड्रेस लेकर अपना कार्ड काउंटर पर बैठे स्टाफ के सामने फेंकते हुए बोली, जितना प्राइस है ड्रेस का ले लो। फिर वो ड्रेस लेकर ट्रायल रूम के तरफ जाने लगी। ये देखकर माया को बहुत गुस्सा आया। वो वहाँ के मैनेजर पर चिल्लाते हुए बोली, क्या आप लोगों का यही रवैया है अपने पुराने कस्टमर के साथ? जब मैंने कहा कि वो ड्रेस मैं लूंगी, फिर आप किसी और को कैसे दे सकते हैं? माया को वहाँ सभी अच्छे से जानते थे और उसके गुस्से को भी। मलिक फैमिली का नाम पूरे शहर में फेमस था। ऐसे में अगर माया चाहती तो पूरे स्टाफ को वहाँ से निकलवा सकती थी, क्योंकि वो मॉल माया के पापा के क्लोज फ्रेंड का था। इसीलिए मैनेजर उसे गुस्से में देखते हुए डर गया था। वो तुरंत दौड़कर टीना के पास गया और उसने बोला, सॉरी मैम, पर ये ड्रेस हम आपको नहीं दे सकते, ये आपके लिए नहीं है। टीना उसे घूरते हुए बोली, क्यों क्यों नहीं ले सकती मैं ये? मैनेजर सर झुकाकर बोला, माया मैम हमारी बहुत पुरानी कस्टमर है और हमारे बॉस की तरफ से ऑर्डर है कि उन्हें जो भी पसंद आएगा वो उसे ले सकती है। आपसे पहले उन्होंने कहा था उस ड्रेस को खरीदने के लिए, इसीलिए हम ये ड्रेस आपको नहीं दे सकते। टीना का गुस्सा अब सातवें आसमान पर था। वो चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? टीना की माँ ने जब उसे इतने गुस्से में देखा तो वो माया की तरफ देखते हुए बोली, टीना बेटा, तुम्हें ऐसे बदतमीज लोगों से उलझने की जरूरत नहीं है। अगर ये ड्रेस ये खरीदना चाहती है तो खरीदने दो, ये जानबूझकर तुम्हें परेशान कर रही है। टीना अपनी माँ के कहने पर शांत हो गई। माया ने ड्रेस का बिल पे कर दिया और मुस्कुराते हुए वो ड्रेस मैनेजर से लेकर सिया को दे दी। सिया उस ड्रेस का प्राइस देखकर काफी परेशान थी, क्योंकि वो काफी एक्सपेंसिव थी। वो माया से ये लेना नहीं चाहती थी, पर माया के गुस्से की वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। टीना अभी भी माया को गुस्से से घूर रही थी। माया ने जब उसे देखा तो वो मैनेजर से बोली, आपको नहीं लगता यहाँ अच्छे लोग आने चाहिए? अपने कस्टमर को ध्यान से ऑब्जर्व करिए, क्योंकि गलत लोगों के आने से आपके मॉल का माहौल और रेपुटेशन दोनों खराब होगा। फिर वो सिया से बोली, सिया चलो, मुझे कुछ शूज भी लेने हैं, हम लोग दूसरे स्टोर में चलते हैं। सिया चुपचाप उसके पीछे चल दी। माया ने मैनेजर से जो कुछ भी कहा था टीना ने अच्छे से सुना था। उसकी कभी भी इतनी बेइज्जती नहीं हुई थी जितनी की आज हुई थी। कहाँ वो सिया को नीचा दिखाना चाहती थी, पर ये सब उसके ही साथ हो गया था। टीना अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी थी, इसीलिए उसकी हर जिद पूरी की जाती थी हमेशा। उसे उसके पेरेंट्स ने कुछ ज्यादा ही लाड प्यार से पाला था, इसीलिए उसे लगता था कि हर जगह सब कुछ उसके हिसाब से ही होगा। वो जिस चीज के लिए जिद करती उसे हर हाल में वो चाहिए होता था, क्योंकि आज उसने एक ड्रेस को लेकर इतना तमाशा कर दिया था। मिसेस रीता अपनी बेटी को अच्छे से जानती थी। वो उसे प्यार से समझाते हुए बोली, चलो बेटा, हम कहीं और चलते हैं, अब कभी यहाँ नहीं आएंगे। इन लोगों ने रुपए का घमंड दिखाकर हमारी बेइज्जती की है। टीना चुपचाप अपनी माँ की बात सुनकर वहां से निकल गई। टीना के पापा भी एक अच्छे बिजनेसमैन थे, पर मलिक फैमिली के सामने उनका बिजनेस काफी छोटा था, इसीलिए आज टीना चाह कर भी कुछ नहीं कर सकी। कुछ देर बाद माया की शॉपिंग हो गई तो वो बाहर की तरफ जाने लगी। सिया उसे रोकते हुए बोली, मैम, मैं ये ड्रेस रिटर्न कराती हूँ, फिर चलेंगे, प्लीज वेट। ये सुनकर माया उसे डांटते हुए बोली, क्यों, तुम्हें रिटर्न क्यों करना है? सिया हिचकिचाते हुए बोली, ये काफी एक्सपेंसिव है और ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। माया ये सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, मैंने ये तुम्हें गिफ्ट किया है, रख लो। इसे रिटर्न करके तुम मेरी रेपुटेशन डाउन करोगी, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। माया कभी किसी को कुछ नहीं देती, पर तुम्हें दे रही, तुम मना नहीं कर सकती हो। सिया अब कुछ बोल नहीं सकी, मजबूरी में उसे वो ड्रेस रखनी ही पड़ी। कार में बैठते हुए माया, काफी लेट हो गया, इसीलिए अब तुम्हें ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। मुझे अपना एड्रेस दो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी। सिया उसे मना करते हुए बोली, नहीं मैम, आप परेशान मत होइए, मैं चली जाऊंगी। माया उसे डांटते हुए बोली, आज मेरा मूड अच्छा है तो तुम क्यों खराब करना चाहती हो? मैंने कहा ना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, बैठो कार में अब। सिया को पता था कि माया अपनी बात मनवा कर ही रहती है, इसीलिए उसके साथ जाने के अलावा सिया के पास कोई ऑप्शन नहीं था। इसीलिए उसने कार में बैठकर माया को एड्रेस बता दिया। फिर वो लोग वहां से निकल गए।
क्या सिया बताएगी केशव को टीना के बिहेवियर के बारे में, या फिर टीना करेगी कुछ प्लान सिया को परेशान करने के लिए? जानने के लिए जुड़े रहिए इस कहानी के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सिया को ऑफिस छोड़कर आदित्य डायरेक्ट हॉस्पिटल आ गया था। प्रकाश जी की तबीयत अब बेटर थी, पर अभी भी काफी वीकनेस थी, जिस वजह से डॉक्टर ने उन्हें हॉस्पिटल में ही रुकने को कहा था, ताकि यहाँ उनकी अच्छे से केयर हो सके। आदित्य काफी देर बाहर बैठा था, क्योंकि प्रकाश जी सोए हुए थे और नीलिमा वहीं थी। इसीलिए अब वो उनसे मिलने अंदर आया, तो उसने देखा कि वो जगे हुए हैं। प्रकाश जी ने आदित्य को देखकर पूछा, आदित्य, सिया कहाँ है? आदित्य बोला, डैड, वो ऑफिस में है। अब तो आ ही रही होगी बस। उसकी बात सुनकर प्रकाश जी शांत हो गए। प्रकाश जी और सिया का एक अलग ही बॉन्ड था, जिसे आदित्य समझता था। पर नीलिमा को प्रकाश जी का सिया के बारे में पूछना अच्छा नहीं लगा। वो ज्यादा कुछ तो नहीं बोल सकती थी, पर फिर उसने कहा, आप अभी अपने ऊपर ध्यान दीजिए, बाकी सब ठीक है। बस आपको ठीक होने की जरूरत है। प्रकाश जी ने इशारे में उससे हाँ कहा। आदित्य वहीं बैठ गया, पर ये बात नीलिमा को पसंद नहीं आई। जब से प्रकाश जी हॉस्पिटल में थे, आदित्य उनकी देख रेख में लगा हुआ था। नीलिमा नहीं चाहती थी कि आदित्य प्रकाश जी के ज्यादा क्लोज हो जाए, इसीलिए पिछले कुछ दिनों में वो ज्यादा से ज्यादा वक्त प्रकाश जी के साथ होती थी। आदित्य नीलिमा से बोला, मॉम, आप घर जाकर रेस्ट कीजिए, अब यहाँ काफी टाइम से हो आप, मैं अभी यहीं रुकूंगा। नीलिमा जाना तो नहीं चाहती थी, पर वो थक गई थी, इसीलिए उसने भी रेस्ट करने का सोचा। वो आदित्य से बोली, ठीक है, मैं जाती हूँ, कोई भी बात हो तो मुझे कॉल कर लेना। नीलिमा कल से लगातार हॉस्पिटल में थी, इसीलिए उसे शीतल के बारे में कुछ नहीं पता था। उसे लग रहा था कि शीतल अपने घर जा चुकी थी। इस बीच अमन से भी उसकी बात नहीं हुई थी। प्रकाश जी के साथ होने की वजह से उसने अमन को कॉल भी नहीं किया था, क्योंकि वो उनके सामने इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती थी। नीलिमा हॉस्पिटल से निकलकर अपनी कार में बैठ गई और ड्राइवर को घर चलने को कहा। फिर उसने अमन को कॉल किया। अमन ने जब नीलिमा का कॉल देखा तो वो परेशान हो गया था। उसे लग रहा था कि नीलिमा को पता चल गया है कि वो शीतल अपनी माँ के साथ नहीं गई, इसीलिए वो उसे डांटने के लिए कॉल कर रही है। पर वो अपनी माँ का कॉल इग्नोर नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने कॉल रिसीव करके कहा, जी मॉम, बोलिए। नीलिमा बोली, अमन, कहाँ हो बेटा? नीलिमा की इतनी नॉर्मल आवाज सुनकर अमन समझ गया था उसे अभी नहीं पता कुछ भी। अमन ने तुरंत जवाब दिया, मैं तो अभी ऑफिस में हूँ, आप कहाँ हो? नीलिमा ने कहा, मैं अभी घर जा रही हूँ, रास्ते में हूँ। अच्छा, मैंने तुम्हें ये पूछने के लिए कॉल किया था कि शीतल अपनी माँ के साथ जाने के लिए आसानी से मान तो गई थी ना? कोई बहस तो नहीं की ना उसने तुमसे? और वहां जाकर उसने कॉल भी किया है तुम्हें? अमन उसका सवाल सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, पर वो अच्छे से जानता था कि वो इस बात को छुपा नहीं सकता। नीलिमा को घर जाते ही सब पता चल जाएगा, इसीलिए वो थोड़ा डरते हुए बोला, मॉम, शीतल अपनी माँ के साथ नहीं गई, वो अभी हमारे घर में है। ये सुनकर नीलिमा को बहुत गुस्सा आया। वो उस पर चिल्लाते हुए बोली, ये क्या कह रहे हो तुम? तुमने उसे भेजा क्यों नहीं उसकी माँ के साथ? मैंने इतने अच्छे से समझाया था तुम्हें कि मुझे अब वो लड़की अपने घर में तुम्हारी जिंदगी में नहीं चाहिए। इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आई, या फिर तुम उसे छोड़ना ही नहीं चाहते हो? अपनी माँ का गुस्सा देखकर अमन उसे समझाते हुए बोला, नहीं मॉम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो खुद चाहता हूँ कि वो मेरी जिंदगी से चली जाए। आखिर मेरा बच्चा गया है उसकी वजह से। पर मैं क्या करता, वो जाने को तैयार ही नहीं थी। कितना समझाया था मैंने उसे, पर उसने मेरी एक नहीं सुनी। अमन ने उसके बाद सारी बात नीलिमा को बता दी कि किस तरह से शीतल के उसके पास जाने से पहले ही शीतल की माँ वहां से जा चुकी थी। उन दोनों के बीच क्या बात हुई। नीलिमा अमन की बात सुनकर शांत हो गई, पर उसे शीतल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। नीलिमा अमन से बोली, वो लड़की बहुत शातिर है अमन, इतनी आसानी से वो इस घर से नहीं निकलने वाली है। कुछ भी करके हमें जल्द से जल्द उसे घर से निकालना होगा। अमन भी अपनी माँ की बातों से सहमत था। वो कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन मॉम, हम ये कैसे करेंगे? और आपको लगता है कि वो मुझे आसानी से डिवोर्स दे देगी? जो लड़की हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, वो कुछ दिन के लिए भी अपने घर जाने के लिए रेडी नहीं है, वो डिवोर्स की बात जान के कैसे रिएक्ट करेगी? अमन की बात सुनकर नीलिमा बोली, तुम चिंता मत करो, वो जानती नहीं है मुझे। उस जैसे इंसान को हैंडल करना मुझे अच्छे से आता है। कुछ ना कुछ तो प्लान करना ही होगा, क्योंकि शीतल इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। अमन तो अब चाह रहा था कि जल्द से जल्द शीतल उस घर से चली जाए। उसे किसी की भी फिक्र नहीं थी, बस वो दिन रात सिया के बारे में सोचता था। आदित्य के ठीक होने की वजह से वो अभी सिया से दूर रहता था, क्योंकि उसे पता था कि वो
अगर सिया ने आदित्य को उसकी पिछली हरकतों के बारे में बता दिया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। वो सिया से मिलना भी चाहता था, तो ऑफिस का सारा प्रेशर प्रकाश जी के बीमार होने की वजह से अभी उसके ऊपर था, इसीलिए वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। नीलिमा अब अमन से बोली, ठीक है, मैं घर जा रही हूँ, तुम जब आओगे तब हम लोग आराम से इस बारे में बात करेंगे। इतना कहकर नीलिमा ने कॉल काट दिया और अपनी आंखें बंद करके अपना सर सीट पर टिकाकर शीतल के बारे में सोचने लगी। नीलिमा के जाने के बाद प्रकाश जी ने आदित्य को अपने पास आने को कहा। आदित्य भी उनके बेड के पास वाले चेयर पर बैठ गया। प्रकाश जी आदित्य से बोले, आदित्य, अमन और शीतल के बीच सब ठीक तो है ना? शीतल हॉस्पिटल नहीं आई अभी मुझसे मिलने भी? प्रकाश जी जब से बीमार थे तब से उन्होंने एक बार भी शीतल को यहाँ नहीं देखा था। इस बात से उन्हें थोड़ी हैरानी हो रही थी। हालांकि उन्हें शीतल बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर उन्हें पता था कि फॉर्मेलिटी के लिए वो यहाँ आती, पर शीतल का कोई भी पता नहीं था इतने दिनों में, इसीलिए उन्हें थोड़ा अजीब लगा। आदित्य अभी प्रकाश जी को कुछ भी नहीं बताना चाहता था। वो बीमार थे और जब उन्हें शीतल के अबॉर्शन के बारे में पता चलता तो उन्हें तकलीफ होती, इसीलिए वो उनसे बोला, हाँ डैड, उन दोनों के बीच सब ठीक है, शीतल की हेल्थ उतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए वो आपसे मिलने नहीं आई। प्रकाश जी सुनकर चुप हो गए। उन्हें ध्यान आया कि शीतल प्रेग्नेंट है, ऐसे में उसे काफी प्रॉब्लम हुई होगी यहाँ आने में, इसीलिए शायद नीलिमा ने उसे घर पर रहने को कहा होगा। आदित्य प्रकाश जी को समझाते हुए बोला, डैड, आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अमन अच्छे से ऑफिस संभाल रहा है और बाकी सब लोग भी ठीक हैं। आप सारी फिक्र छोड़कर रेस्ट कीजिए और जल्दी से ठीक हो जाइए। आदित्य की बात सुनकर प्रकाश जी मुस्कुराने लगे। थोड़ी देर में नीलिमा घर पहुंच गई। उसने देखा तो लिविंग रूम में शीतल नहीं थी। उसने फिर सीमा को आवाज देकर बुलाया। सीमा के आने पर नीलिमा ने उससे पूछा, सीमा, पापा जी कहाँ हैं? उन्हें टाइम से मेडिसिन और खाना दे दिया था ना? सीमा बोली, जी मैडम, बड़े साहब ने मेडिसिन ले ली है और गार्डन में टहल रहे हैं। फिर उसने पूछा, अच्छा, शीतल कहाँ है? सीमा बोली, वो अपने कमरे में आराम कर रही है। ये सुनकर नीलिमा ने अब कुछ नहीं कहा और ऊपर की तरफ बढ़ गई। वो शीतल के कमरे में जाकर देखना चाहती थी कि वो क्या कर रही है। शीतल के कमरे के पास पहुंचकर नीलिमा बिना नॉक किए उसके कमरे के अंदर गई। उसने देखा कि एक मेड शीतल के पैरों की मसाज कर रही थी और शीतल अपने फोन में आराम से गेम खेल रही थी। मेड की नजर जैसे ही नीलिमा पर पड़ी, वो खड़ी होकर बोली, मैडम, आप आ गई? अब शीतल का ध्यान भी नीलिमा की तरफ गया। वो बोली, मॉम, आप कब आए? नीलिमा को वहां देखकर मेड ने वहां रुकना ठीक नहीं समझा और वो तुरंत वहां से निकल गई। शीतल नीलिमा के चेहरे को देख रही थी। आज वो उसे हमेशा की तरह नॉर्मल नहीं लग रही थी, बल्कि उसके एक्सप्रेशंस ऐसे लग रहे थे कि वो थोड़े गुस्से में है। शीतल उससे बोली, मॉम, आप कल से हॉस्पिटल में हैं, आप बहुत थक गई होंगी, आइए बैठ जाइए ना। शीतल के कहने पर नीलिमा ने उसे देखा तो, पर फिर उसके पास आकर बेड पर बैठ गई। कुछ देर चुप रहने के बाद नीलिमा ने शीतल से पूछा, मैंने तुम्हारी माँ से कहा था कि अभी मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ, इसीलिए अभी तुम्हारा सही से ख्याल नहीं रख पाऊंगी, फिर भी तुम्हें वो अपने साथ लेकर क्यों नहीं गई? नीलिमा की बात सुनकर शीतल को उस पर गुस्सा तो बहुत आया, पर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करना चाहती थी। मॉम, मैं भी जाना चाहती थी माँ के साथ, क्योंकि बहुत दिन हो गए ना उनके साथ वक्त बिताए हुए, पर मुझे उन्होंने बताया कि मेरे पापा को फ्लू हो गया है, तो वो रेडी थी मुझे ले जाने को, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। अभी मेरी बॉडी काफी वीक है, ऐसे में वहां जाती तो तुरंत मुझे इन्फेक्शन हो जाता और मैं ज्यादा बीमार हो जाती। नीलिमा ने अब इस पर कुछ नहीं कहा। वो कुछ सोच कर बोली, अच्छा, मैं तुमसे कुछ पूछूं? शीतल बोली, जी मॉम, बिल्कुल पूछिए। नीलिमा बोली, जब से इस घर में आई हो, क्या मैंने कभी तुम्हारे साथ कोई बुरा बिहेव किया है? क्या तुम्हें कभी अमन से कम प्यार दिया है? शीतल उसके सवाल पर मुस्कुराते हुए बोली, नहीं मॉम, आपने तो मुझे बहुत प्यार दिया है। इनफैक्ट मुझे तो कभी कभी लगता है कि आप मेरी सगी माँ से भी ज्यादा प्यार करती हो, पर आज आप ऐसा सवाल क्यों पूछ रही हो? नीलिमा उसे गुस्से में देखते हुए बोली, फिर तुम मुझे इस बात का जवाब दो कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने हमारे खानदान के वारिस को क्यों इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर दिया? ऐसा क्या हो गया था जो तुम्हें अबॉर्शन के लिए मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ गई? शीतल नीलिमा के सवाल से बहुत घबरा गई। उसे अंदाजा नहीं था कि नीलिमा उससे ऐसा कुछ पूछेगी। उसे तो लगा था कि नीलिमा उसकी बात पर विश्वास करती है और उसने हॉस्पिटल में ऐसा कहा, फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया जो वो ऐसा पूछ रही थी? इसका मतलब क्या उसे सारा सच पता चल गया? शीतल को चुप देखकर नीलिमा ने फिर से कहा, मेरी बात का जवाब दो शीतल, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? ऐसा क्या हो गया जो तुमने अपने ही बच्चे को खत्म करने से पहले एक बार नहीं सोचा? शीतल बहुत डरी हुई थी, पर वो ये बात नीलिमा के सामने जाहिर नहीं होने देना चाहती थी।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे नीलिमा से। उसे कुछ ऐसा जवाब देना था जिससे नीलिमा को उस पर वापस भरोसा हो जाए, पर फिलहाल उसे और कोई जवाब नहीं मिल रहा था। पर वही उसकी चुप्पी नीलिमा के गुस्से को और ज्यादा बढ़ा रही थी। क्या जवाब देगी शीतल नीलिमा को? क्या फिर से वो जीत पाएगी नीलिमा का भरोसा? क्या होगा जब पता चलेगा प्रकाश जी को शीतल के बच्चे की बात? जानने के लिए जुड़े रहिए वॉक एपिसोड पर। शीतल ने नीलिमा के सवाल को टालने के लिए उदास होकर उससे कहा, आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? नीलिमा उससे बोली, देखो शीतल, मैं किसी गलत नियत से तुमसे ये सब नहीं पूछ रही हूँ। तुम्हें काफी हैवी ब्लीडिंग हुई थी और जब इस बारे में मेरी बात डॉक्टर से हुई तो उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि तुमने अबॉर्शन के लिए मेडिसिन ली थी। मुझे उस वक्त डॉक्टर पर बहुत गुस्सा आया क्योंकि तुम उस बच्चे की माँ थी और कोई भी माँ किसी भी सिचुएशन में ऐसा नहीं करेगी। लेकिन फिर जब मैं उस दिन घर वापस आई तो मुझे ऊपर की सीढ़ियों पर सेकेंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पर ब्लड स्टेन मिले। जब मैंने तुम्हारे कमरे में चेक किया तो वहाँ भी ब्लड की कुछ बूंदें थी। पर तुम तो नीचे गिरी थी सीढ़ी से और गिरने के बाद तुम एक बार भी ऊपर नहीं आई। फिर ऊपर ब्लड कैसे आया? तुमने सिया के बारे में कहा कि उसने तुम्हें धक्का दिया, पर मैं सिया को 9 सालों से जानती हूँ। वो इस तरह की लड़की नहीं है जो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करेगी। पर मुझे इस बात पर भी विश्वास नहीं होता कि तुम अपने बच्चे को मारने के लिए मेडिसिन लोगी। इसीलिए तुम मुझे सब सच बताओ कि क्या बात है। नीलिमा शीतल से अब सीधा सवाल कर रही थी। वो अपने मन की बात बिल्कुल उससे छुपाना नहीं चाहती थी। शीतल नीलिमा की बात सुनकर बहुत रोने लगी। उसके जुबान से एक भी शब्द नहीं निकला। उसे ऐसे रोते हुए देखकर नीलिमा उसे समझाते हुए बोली, तुम रोना बंद करो। तुम्हारी तरह मैं भी बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैंने भी अपने पोते को खोया हुआ है। बस ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था। शीतल नीलिमा की गोद में सर रखकर जोर जोर से रोने लगी। वो रोते हुए बोली, मॉम, मेरा बच्चा मुझे छोड़कर चला गया। मेरा बच्चा। फिर कुछ देर बाद वो उठी और बालकनी में चली गई। नीलिमा उसके ऐसा करने से हैरान थी, इसीलिए वो उसके पीछे गई। पर जब उसने शीतल को देखा तो वो घबरा गई। शीतल बालकनी की दीवार पर चढ़कर खड़ी थी और कूदने ही वाली थी, पर नीलिमा ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और वो दौड़कर शीतल के पास गई और उसे जल्दी से उसने अपनी तरफ खींचा। वो शीतल को गले से लगाते हुए बोली, ये क्या कर रही थी तुम शीतल? मैंने तो बस ऐसे ही तुमसे कुछ सवाल किए, कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ मैं तुम पर। तुम अपनी जान देने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो ना मैं अब कुछ पूछूंगी तुमसे, पर दोबारा कभी ऐसी हरकत मत करना। पर जब कुछ देर शीतल ने कोई जवाब नहीं दिया तो नीलिमा ने उसे खुद से अलग करके उसकी तरफ देखा। शीतल बेहोश हो गई। ये देखकर नीलिमा घबरा गई। वो तुरंत शीतल को वहीं फर्श पर लिटाकर रूम में आई और पानी लेकर वापस शीतल के पास गई। पानी के छींटे मारने पर उसकी आंख खुली और वो होश में आई। उसे होश में देखकर नीलिमा की जान में जान आ गई। वो उसे लेकर कमरे में आई और अच्छे से बेड पर लिटा दिया। नीलिमा तो बस शीतल से सच जानना चाहती थी, पर बदले में वो ऐसा कुछ करेगी ये उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। अगर अभी शीतल को कुछ हो जाता तो वो सबसे क्या कहती, ये सोचकर उसका मन बहुत घबरा रहा था। शीतल वापस से रोने लगी और बार बार सिर्फ यही बोल रही थी कि मेरा बच्चा मुझे छोड़कर चला गया। नीलिमा उसे समझाने की कोशिश कर रही थी और उसे चुप होने को कह रही थी, लेकिन वो उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। वो लगातार बस रोए ही जा रही थी। नीलिमा इस वजह से बहुत परेशान हो गई, पर ये सब बस शीतल का एक नाटक था। वो नीलिमा को अच्छे से जान गई थी। उसे पता था कि नीलिमा को हैंडल करने का बस यही एक तरीका है, इसीलिए उसने सुसाइड का नाटक किया और अब लगातार रो रही थी ताकि नीलिमा उसके आंसू देखकर पिघल जाए और फिर उस पर यकीन करने लगे। वो अभी नीलिमा को इतना गिल्ट फील करवाना चाहती थी ताकि आगे से वो शीतल से इस बारे में कोई सवाल न करे। नीलिमा शीतल को फिर से समझाते हुए बोली, प्लीज रोना बंद करो बेटा, तुम्हारी हेल्थ अभी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इतना रोगी तो और ज्यादा बीमार हो जाओगी, तुम्हें हेडेक हो जाएगा, इसीलिए रोना बंद करो, अपनी मॉम की बात मान लो। नीलिमा फिर उससे बोली, मैं समझ गई हूँ कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी बेटा, मैं बेकार की बातें सोच रही थी। मैं अब कभी तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी इस बारे में। तुम और अमन हमेशा एक साथ रहो। जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी तो वापस से माँ बन सकती हो। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो और हमारा परिवार फलता फूलता रहे। अब किसी चीज के बारे में मत सोचो। हम इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे। तुम्हें अच्छी नींद की जरूरत है, इसीलिए सो जाओ। शीतल नीलिमा की गोद में अपना सर रखकर सुबकते हुए बोली, थैंक यू मॉम, मेरी कंडीशन समझने के लिए। नीलिमा ने ये सुनकर हल्की मुस्कान के साथ कहा,
मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम बस अपना ख्याल रखो। फिलहाल तुम आराम करो, मैं भी काफी थक गई हूँ, इसीलिए अपने कमरे में जा रही हूँ। शीतल ने कुछ नहीं कहा। नीलिमा बेड से उठी और दरवाजा बंद करते हुए बाहर चली गई। नीलिमा के जाते ही शीतल के होठों पर एक शातिर सी मुस्कान आ गई। वो मन ही मन बोली, तुम्हें क्या लगता है सासू माँ कि तुम मुझे इस घर से निकाल दोगी? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तुम दोनों माँ बेटे को अगर मैंने अपनी उंगली पर ना नचाया ना, तो मेरा नाम भी शीतल नहीं। आगे आगे देखते जाओ कि मैं क्या करती हूँ। नीलिमा अपने कमरे में आ गई, पर वो अभी भी उसी बारे में सोच रही थी। जो भी शीतल ने किया, उसे गिल्ट हो रहा था। वो सोच रही थी कि कहीं वो शीतल के साथ गलत तो नहीं कर रही है, क्योंकि शीतल जैसी स्ट्रॉन्ग लड़की अगर ऐसा कदम उठा रही है तो कोई तो वजह होगी। फिर वो खुद सोचकर खुद से बोली, नहीं, इतनी आसानी से उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अब वो जैसी भी हो, अच्छी या बुरी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, और मैं अपने अमन के लिए उसके क्लास की लड़की लेकर आऊंगी। शीतल को हमारी जिंदगी से जाना ही होगा, लेकिन फिलहाल उसे प्यार से हैंडल करना होगा, वरना सब कुछ खराब हो जाएगा। सिया ने माया को अपनी माँ के घर का एड्रेस बताया था। उसे फिलहाल वहीं रहना था, क्योंकि आदित्य प्रकाश जी के साथ हॉस्पिटल में रुकने वाला था। माया ने उसे वहां छोड़ दिया और वो चली गई। सिया शॉपिंग की वजह से काफी थक गई थी, पर उसे हॉस्पिटल जाना था क्योंकि वो आज एक बार भी प्रकाश जी से मिलने नहीं गई थी। घर जाकर वो अपनी माँ से मिली, फिर फ्रेश होकर वो आदित्य के लिए खाना बनाने लगी, फिर हॉस्पिटल के लिए टैक्सी लेकर निकल गई। सिया हॉस्पिटल पहुंचकर प्रकाश जी के वार्ड में गई तो बाहर ही उसे आदित्य मिल गया। आदित्य सिया को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, तुम यहाँ? तुम्हें घर जाकर रेस्ट करना चाहिए था, थक गई होगी ना? सिया उसके पास आकर बोली, नहीं, मुझे तुमसे मिलना था और पापा से भी, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। पापा की तबीयत कैसी है अब? आदित्य बोला, पहले से काफी अच्छी है। आज तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, डॉक्टर ने कहा है कि हम कुछ समय में उन्हें घर पर लेकर भी जा सकते हैं। सिया ये सुनकर बहुत खुश हुई और प्रकाश जी से मिलने के लिए आदित्य के साथ उनके वार्ड में चली गई। प्रकाश जी सिया को देखकर खुश हो गए थे। दोनों ने थोड़ी देर तक बातें की और फिर सिया और आदित्य उन्हें आराम करने के लिए कहकर बाहर आ गए। सिया आदित्य के लिए खाना लेकर आई थी। उसने उसे खाने के लिए कहा। आदित्य ने सिया को भी खाने को कहा, पर वो उसे खा कर आई थी, इसीलिए उसने मना कर दिया। सिया आदित्य को देखकर बोली, तुम्हें पसंद तो आया ना खाना? टेस्टी है ना? आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, टेस्टी है, पर मुझे तुम्हारे हाथ के खाने से ज्यादा तुम टेस्टी लगती हो। मन कर रहा है कि तुम्हें खा जाऊं। सिया आदित्य की बात सुनकर शर्मा गई थी। उसका चेहरा उसकी बात सुनकर लाल हो गया था। सिया को ऐसे देखकर आदित्य बोला, तुम्हारे ऐसे लाल गाल देखकर तो मेरा और मन करने लगता है। सिया उसे डांटते हुए बोली, चुप करो, कुछ भी बोल देते हो, खाने पर ध्यान दो। सिया की बात सुनकर आदित्य हंसने लगा। उसे हंसते देखकर सिया भी मुस्कुरा गई थी। खाने के बाद सिया ने बॉक्स को वापस बैग में रखा और फिर उसे साइड रखने लगी। अचानक से आदित्य ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसे गले से लगा लिया। सिया इधर उधर देखते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? आदित्य बोला, कुछ नहीं, अपनी बीवी को हक कर रहा हूँ, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? सिया उसकी बात सुनकर चिढ़ते हुए बोली, पागल हो गए हो क्या तुम? ये क्या जगह है कोई हक करने की? हॉस्पिटल है ये, इसीलिए छोड़ो मुझे। सिया के कहने पर आदित्य उसे और टाइटली अपनी बाहों में भरते हुए बोला, नहीं, मैं नहीं छोड़ने वाला अभी, मेरा मन कर रहा है हक करने का, और मैं क्या करूंगा? सिया उससे रिक्वेस्ट करते हुए बोली, आदित्य प्लीज मेरी बात सुनो, यहाँ से सब ठीक नहीं है, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, सोचने दो, जिसे जो भी सोचना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम बीवी हो मेरी और तुम्हें हक करने का पूरा हक है मेरा। जहाँ मेरा मन होगा मैं तुम्हें वहाँ हक करूंगा। सिया खुद को उससे छुड़ाते हुए बोली, कुछ ज्यादा ही बातें बनाने लगे हो तुम, छोड़ो मुझे, ये सब पसंद नहीं है मुझे। सिया की बात सुनकर आदित्य ने अब से मुस्कुराते हुए छोड़ दिया। फिर वो लोग वहीं चेयर पर बैठ गए। आदित्य सिया के करीब आकर बोला, मेरा मन नहीं करता तुम्हारे बिना यहाँ रात में रुकने का। आज तो एकदम मन नहीं है, पर रुकना पड़ेगा। बहुत मिस करूंगा तुम्हें, क्या तुम मुझे मिस करोगी? सिया ने शरारत करके अपनी नजरें झुका ली और मुस्कुराते हुए हाँ कह दिया। सिया के शर्म से लाल पड़े चेहरे को देखकर आदित्य को उस पर और ज्यादा प्यार आने लगा था। आदित्य सिया का हाथ पकड़कर उसे चूमते हुए बोला, पर फिलहाल मुझे तुमसे दूर रहना होगा जब तक कि डैड डिस्चार्ज नहीं होते। सिया उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगी। आदित्य अब सिया को छेड़ते हुए बोला, लेकिन जैसे ही डैड ठीक हो जाएंगे तुम माँ के पास से यहाँ आ जाना, और फिर मैं इतनी रातों का तुमसे पूरा हिसाब बराबर करूंगा। सिया आदित्य की तरफ से मुंह फेर कर बोली, तुम कितने बेशरम हो गए हो आजकल। आदित्य हंसते हुए बोला, वो तो मैं पहले से ही था,
वो अलग बात है कि कभी बेशर्मी दिखाने का तुमने कभी मौका ही नहीं दिया। सिया बोली। आदित्य, अब बस भी करो। आदित्य अब चुप हो गया था। अभी भी वो सिया की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहा था। उसकी हरकत देखकर सिया बोली, तुम्हें क्या बिल्कुल शर्म नहीं आती? अगर किसी ने तुम्हारी बातें सुनी तो क्या समझेगा? आदित्य बोला, समझने दो, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। अब मैं लोगों की वजह से अपनी प्यारी सी वाइफ के साथ फ्लर्ट करना तो छोड़ नहीं सकता ना। सिया और आदित्य कुछ देर तक यही बात करते रहे। सिया आदित्य को वो सब बताना चाहती थी, आज मॉल में क्या हुआ, लेकिन आदित्य का मूड देखकर वो चुप थी। वो मौके की तलाश में थी कि आदित्य के शांत होते ही वो उसे बताएगी। वो भी इसीलिए भी आदित्य को कुछ नहीं बोल रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं आदित्य ये ना समझे कि सिया सारा दिन बस केशव को लेकर सोचती रहती है। आदित्य के लिए उसके पास टाइम ही नहीं है। क्या बता पाएगी सिया आदित्य को केशव के बारे में? किसकी होगी जीत, नीलिमा और शीतल में? क्या शीतल हासिल कर पाएगी ओबरॉय की प्रॉपर्टी? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जी हाँ लिसनर, आगे की कहानी सुनने के लिए नीचे क्लिक करें और एडवर्टाइजमेंट देखें।